पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे और उसे सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसे सत्यापित करो। थोड़ा दिखना तो चाहिए। चलो, पाइथागोरस प्रमेय क्या है उसे सत्यापित करो। तो सबसे पहले कथन आता है। जब कोई भी प्रमेय होती है ना, जब कोई भी प्रमेय होती है, जब उसे हम सिद्ध करते हैं तो पहले उसका स्टेटमेंट लिखते हैं, कथन। तो कथन क्या है? सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन है वो लिखेंगे, क्या है। तो उसके लिए जो है आप एक त्रिभुज बनाएंगे। तो लिखता हूं मैं पहले उसको, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण मैंने आपको बताया था ना पहले से, कर्ण का वर्ग शेष जो दो भुजाएं बची हैं, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये स्टेटमेंट है। सब बच्चे समझ गए होंगे ना स्टेटमेंट? ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है इसका। अब हम इसको एक त्रिभुज बनाएंगे और इसे सत्यापित करेंगे। तो पहले क्या है देखते हैं, क्या दिया है। एक त्रिभुज बनाएंगे, एक कैसी त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज मैंने आपको पहले सारा समझा दिया है। तो क्या है, अब बनाइए त्रिभुज ए बी सी। इसमें ये त्रिभुज जो है समकोण है। तो समकोण त्रिभुज हो गया ना, तो दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। ये कैसी त्रिभुज है? त्रिभुज ए बी सी में क्या दे रखा है? कोण बी जो है वो 90 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज तो जब ही होता है ना जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। तो ये जो है 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि ये कर्ण होगा, स्वाभाविक है ये कर्ण है, आपको पता लग गया होगा। तो हमें क्या सिद्ध करना है? क्या सिद्ध करना है? जो कर्ण है इसका जो वर्ग है हमें सिद्ध करना है। जो कर्ण क्या है? AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग, एक AC का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्गों के AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ आया नहीं आया? ये आपको स्टेटमेंट जो है, जो लिखा था उसको आपको ये स्टेटमेंट आपको प्रूव करना है। तो इसके लिए मैंने पहले कहा था कि सिमिलरिटी का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरिटी, दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। तो आइए सबसे पहले रचना, इसमें जब हमेशा ध्यान रखो, जब भी हम कोई प्रमेय सिद्ध करते हैं तो उसमें हम या तो हमारी त्रिभुज में कुछ दिया होता है, अदरवाइज फिर हम अपनी तरफ से जो है कुछ रचना करते हैं। तो इसमें एक रचना करते हैं हम। क्या रचना करते हैं? एक रचना का स्टेप लाएंगे हम। और इसमें जो ये जो आपका कर्ण है ना AC, इस पर B से लंब डालेंगे। ये तो 90 डिग्री है ये, तो B से इस पर लंब डालिए, ऐसे इस पर ऐसे लंब डालेंगे तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। और इसका नाम रख देंगे मान लो D। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों तरफ ये D जो है 90 डिग्री होगा ना। तो ये दो त्रिभुज यानी, तो रचना में हमने क्या किया, BD जो है लंब, दिस इज द सिंबल ऑफ लंब। ये लंब का जो उल्टा T होता है लंब का सिंबल होता है। परपेंडिकुलर AC खींचा, ये बताते हैं सिर्फ, यानी इसमें कहीं ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हमने इसमें जो है ये खींच दिया, राइट। तो अब हम इस जो बड़ा त्रिभुज था, जो ABC त्रिभुज है, इसको इन दोनों त्रिभुजों से समरूप सिद्ध करेंगे। तो आइए जरा अब हम जो है इसकी उत्पत्ति पर बात करते हैं। इसकी उत्पत्ति पर हम बात करेंगे। इस त्रिभुज को, ये जो त्रिभुज हमारा ABC, एक दोबारा त्रिभुज बनाते हैं, इसको दोबारा त्रिभुज बनाते हैं, छोटा त्रिभुज बना लेते हैं दोबारा। ये त्रिभुज जो हमारा ABC है, ठीक है ना, A B और C। अब हम इस जो त्रिभुज जो हमारा ABD या ADB, ये जो दोनों दूसरा जो त्रिभुज है, इसको हम इसी प्रकार से बनाएं जैसे कि मैंने समरूप त्रिभुजों में बताया था कि देखो कि इसका जो B है वो तो D बन जाए, यानी ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है वो तो D बन जाए, B बन जाए। तो यहाँ पर D लाइए, यानी D ऐसे लाओ, इसका यानी इस ट्रायंगल को उठाओ। और ये जो कर्ण है ना इसका, देखो इसके सामने वाली भुजा ये अब यहाँ पे यानी छोटे त्रिभुज में ABC में, ABD में,
बी डी में जो डी के सामने वाली जो भुजा है वो ए बी है, वो कर्ण बन गई। तो इसको कर्ण बनाइए किसी भी तरह से। तो जब कर्ण बनेगा तो ए जो है ए बनना चाहिए और बी यहाँ आना चाहिए। इसको बी लेकर आओ, जैसे बी है यहाँ पे, इसको डी लेकर आओ। जब ये डी आएगा, राइट, नहीं आया समझ, जब ये डी आएगा तो ये ए यहाँ पहुँच जाएगा और डी ऊपर पहुँच जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये आपका डी हो गया। नहीं आया समझ, ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी ये आपका बी है, ये आपका बी हो जाएगा, ये बी। क्लियर? नहीं आया समझ, ये भी बी है, ये 90 डिग्री और इसका ये डी। ध्यान से देखिएगा, अब ये दोनों त्रिभुज क्या, देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप है या नहीं है? हैं समरूप या नहीं है, बताइए। क्लियर सबको? तो चलाइए, लगाइए, इसमें हम क्या सिमिलरिटी लगाएंगे। अब हम इस त्रिभुज में, ये आपका देखिए, फिर ध्यान से देखो, ये जो त्रिभुज की जो नेमिंग करनी है ना, इसको ध्यान से देखना है। ये आपका डी पहुंच गया, पक्का, ये आपका डी पहुंच गया जैसे, तो ये जो है लंब, ये आपका ए होगा, ये आपका ए होगा और ये आपका बी होगा। बी जो है वो आपका जो है, जैसे इसमें सी आया हुआ है वैसे पहुंच जाएगा और ए एस सच रहेगा दोनों के अंदर, राइट। और ये डी आपका होगा। अब त्रिभुज का नाम क्या रखेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज, अब इसका नाम क्या होगा, ए डी बी, ए डी बी। ए तो दोनों के लिए सेम रहा, बी और डी बदल गए, बी और डी आपस में बदले ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बी था वो डी बदल गया, तो इसमें सी जो है वो बी बन जाएगा। क्लियर? तो दोनों त्रिभुज ये साफ देखो, ए डी बी में, समझिए ध्यान से। अब इसमें क्या है, एंगल बी बराबर एंगल डी, कैसे हैं दोनों, 90 डिग्री है या नहीं है, है ना। जब ये दोनों त्रिभुज 90 डिग्री हैं तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समकोण हो गए, और समकोण त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप, दिस सिंबल ऑफ साइन जो है समरूप का साइन है, त्रिभुज ए डी बी, ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। यहां पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। आपने पढ़ा है ये पहले, मैंने पूरी डिटेल 3-4 पेजों में जो पहले बताई है वो यही डिटेल समझाया है सारा, कि समरूपता क्या है, इसमें ट्रायंगल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, सारी चीजें मैंने पहले इसलिए बताई हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समरूपता लगा दी, क्या है, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या सिमिलरिटी है, संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें संगत भुजाएं समानुपाती हैं, लगाइए, देखो इसमें ए बी, अतः तब क्या होगा, ए बी बटे ए बी और ए सी में हम जो है अनुपात निकाल रहे हैं, तो ए बी बटे ए सी, इनका दोनों का अनुपात वही होगा जो इन दोनों का अनुपात होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए डी बटे बी डी, ए डी ये आ गया, और बटे ये कौन है, ये ए बी है या नहीं है, ए बी है, हाँ बिल्कुल है। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी बराबर किसके हो जाएगा, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी। तो यह क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी क्या होता है, ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी इंटू ए डी। एक संबंध, एक समीकरण बन गया हमारा। इन दोनों समीकरणों में हमारा जो है, जब हमने समरूपता यूज करी तो हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसी प्रकार से जो हमने इस बड़ी ट्रायंगल को छोटी ट्रायंगल के साथ समरूप किया, अब हम दोबारा जरा इसको यहाँ पे जरा सा बना लेते हैं ऐसे ही। यहाँ पे ये आपका ए बी सी था, ए बी सी, अब के क्या हो जाएगा, अब हम इस ट्रायंगल को लेंगे तो इसका सी नहीं बदलेगा, सी सेम है ना, तो इसका देखो ये इसके सामने वाला ये कर्ण बनेगा, ये कर्ण बनेगा ना बनेगा, क्योंकि इसके सामने वाली भुजा है, तो क्या हो जाएगा, सी तो रहेगा वहीं, डी और बन जाएगा बी में, और आपका जो यानी सी में सी रहेगा, ये आपका हो गया सी, ये आपका हो गया डी, और ऊपर क्या चला जाएगा, बी, ये आपका हो गया बी। आया समझ में, नहीं आया? तो अब हमने ये बटे ये लगाया था ना, अब के ये बटे ये लगे देते हैं,
अब इन दोनों में तो इसी प्रकार ये रिपीट नहीं करना होता, इसी प्रकार ये मैंने आपको समझाने के लिए समझाया बस, इसलिए इसकी जरूरत नहीं। यानी जैसे हमने ये बटे ये लिया था, देखो सिंपल तरीका ये भी ऐसा होता है, ये बटे ये बराबर होगा ये बटे ये। अब इस ट्रायंगल में ले रहे हैं तो ये बटे ये। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के, जैसे ए बी सी लिखा है हमने, तो अब क्या हो जाएगा, ए की जगह तो क्या आ जाएगा, ए बी सी लिखा है ना, तो अब क्या हो जाएगा बी डी सी ट्रायंगल, चूंकि सी तो सी रहेगा, डी और बी में बदल गया, तो डी और बी सेम हो गए, तो जो ए है वो बी बदल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बी डी सी। ये भी समरूप है, तो इसमें भी लगाइए क्या लगेगा। तब हमने जैसे ये बटे ये, अब हमने ये लिया था ना, अब क्या हमने ये लिया था, तो अब क्या हम ये लेंगे, यानी ये वाला बी, तब बी सी अपॉन ए सी बराबर क्या होगा डी सी अपॉन बी सी, क्योंकि यहाँ पे डी ये इसके हो जाएगा और ये इसके हो जाएगा, ये इसके हो जाएगा और ये इसके हो जाएगा। समझ आया नहीं आया, तो ये आपका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करी तो बी सी इंटू बी सी बराबर क्या होगा ए सी इंटू डी सी, और ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर, तो ए सी इंटू डी सी। इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। समझ आया नहीं? अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये भी ए बी स्क्वायर भी आ गया और बी सी स्क्वायर भी आ गया, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी, और प्लस ए सी इंटू डी सी। अब देखिए इसमें तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए सी कॉमन है दोनों में, ये पूरा इसमें और इसमें दोनों में ए सी कॉमन है ना, ए सी कॉमन लीजिए, तो ए डी और प्लस डी सी। अब ये ए डी तो ये है और डी सी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये पूरा ए सी नहीं बन जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ये भी ए सी हो गया और ये भी ए सी हो गया, तो ए बी स्क्वायर क्या हो गया प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। तो इसका मतलब ये आपकी थ्योरम जो है समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए? बहुत मुश्किल नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन। जैसे आपने एक सवाल है, मान लो एक सीडी है, मान लो अब इसके प्रयोग की बात करते हैं। मानो हम इस थ्योरम के प्रयोग कैसे कर सकते हैं। जैसे एक सीडी है, दीवार है, मान लो ये दीवार है, अब ये दीवार है मान लो, ठीक है ना, और इस दीवार के सहारे हम जब सीडी लगाएंगे तो ऐसी तो तिरछी लगाएंगे। ये सीडी कौन सी होगी, ये होगी या ये होगी? मान लो हमने दीवार के साथ सीडी लगाई छत तक, तो ये सीडी है या ये सीडी है? ये तो दीवार से सीडी के बीच की दूरी होगी, दीवार से सीडी के बीच की दूरी, ये डिस्टेंस होगी ज़मीन पर, पृथ्वी पर, और ये होगी सीडी। तो अब बताइए राइट एंगल ट्रायंगल बना नहीं बना? अब मान लो ये सीडी 5 मीटर हो, दीवार जो है 4 मीटर है, तो कितनी दूरी पर सीडी लगेगी दीवार से? अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो क्या हो जाएगा, 5 का, अब यहाँ लगाइए इसमें, ये 5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, चूंकि ये समकोण त्रिभुज में कर्ण बन गया, ये 4 का इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये मालूम नहीं है हमें, इसको नाम रख दीजिएगा कुछ भी ऐसे ही, ए बी सी, तो क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो ये यहाँ पे 25 बराबर 16 प्लस बी सी स्क्वायर। अब हटाइए इसको इधर, तो 25 में से 16 घटेंगे तो ये बी सी स्क्वायर, और बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, 25 का, तो ये 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल ले दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3। तो बी सी, तो क्या है बी सी, तो इसका मतलब पृथ्वी से सीढ़ी की दूरी कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। आया समझ में? तो इस प्रकार से पतंग का है, मान लो एक बच्चा पतंग उड़ाए तो ये ड्रॉर की लंबाई है, ये पतंग की ये डोर होगी, समझ गए ना, ये ऊंचाई होगी। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन भी, तो मुझे लगता है मैंने आपको आज 3 पेज है पिछले, अभी मैं इनको फोटो जो भी मैं आपको भेज रहा हूँ 3-4 पेज हैं इसमें, वो मैंने बहुत अच्छे से लिखा है सारा, 1 पेज 2 पेज 3 पेज और 4 पेज, और ये 4 पेज पहले 4 पेज को ध्यान से पढ़ें, कई बार पढ़ें, मैंने पूरी डिटेल लिखी है, कई बार पढ़ें,
फिर इस वीडियो को, इसको प्रूव करें, इस थ्योरम को देखें, ध्यान से को देखें, को यानी सत्यापित करें वीडियो देखकर। तब वर्कशीट नंबर 23 अपने आप करेंगे। ध्यान रहे कि कंप्लीट करना है बिल्कुल, एक एक सवाल, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। सारी एक्सरसाइज जो है सारा समझ, और मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी केवल हमने इसका जो है पाइथागोरस थ्योरम ही किया है हमने। पाइथागोरस थ्योरम का जो विलोम है ना, इसको हम शाम को करेंगे। इसको हम बाद में 2 बजे के करीब देखेंगे, 3 बजे देखेंगे यदि टाइम लगेगा तो। इसका विलोम भी हमें करना है आज ही। तो इसको जो है 2 बजे तक जो है, जब आपका दूसरा जो वो होगा 2 बजे मैं आपको देखूंगा। यदि मुझे आज मेरी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, मैं देखता हूँ, लेकिन इससे पहले आप इस थ्योरम को ध्यान से समझिए, बहुत अच्छे। यदि इसके बाद भी कोई समझ में ना आए तो डिस्कस विद मी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।